क्लास 6 हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियो पढ़ाए थे, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद एक बात मेरे ध्यान सुने, यहाँ जो पढ़ते हैं ना आप, डायरेक्ट आपका शब्द पे नजर पड़ता है और शब्द के साथ साथ आपके माइंड पे कनेक्टेड होता है। मैं सीधा यही रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग से, जहाँ पढ़ते हैं जो पढ़िए, लेकिन आप 1 घंटा निकाल के डेली जरूर वीडियो देखिए। साथ साथ मैं जो क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन यहाँ आएगा, आप पढ़े हुए हैं, ऋग्वेद के बारे में सब जानते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना हुई। अब देखिए, हम लोग ये भी जानते हैं कि ऋग्वेद 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वेद था, उसके बाद 1000 के बाद उत्तर वैदिक काल आया था। तो ये तो ईसा पूर्व था। हम पहले ये जान लीजिए ईसा पूर्व क्या होता है। ध्यान से देखिए, जीरो के बाद ईस्वी, मान ले 4 ईस्वी इधर है, जीरो के पहले 4 यानी 4 ईसा पूर्व इधर, यानी जीरो के पहले जो थे वो ईसा पूर्व थे। ईसा पूर्व में घटते क्रम में होता था, समझा देते आगे काम आएगा। यानी कि जैसे 100 ईसा पूर्व है ये, तो उसमें जो बढ़ता था ना 99 98, उसको बढ़ता हुआ काल बोलते हैं। लेकिन अब क्या हुआ ना, 0 1 2, इसको बढ़ता हुआ काल बोलते हैं। तो यही बात कर रहे हैं हम कि यहाँ पे जब 3500 साल पहले ऋग्वेद का रचना हुआ, ठीक है। और एक चीज और, अपने इस वीडियो को अपने से जूनियर को जरूर शेयर करिए, बताइए कि जैसे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वैसे आपको उनको बताना है कि हाँ ये आपको पढ़ना है, ठीक है। इससे क्या होता है ना, आपका एक अलग सा वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। हम अभी भी अपना गांव जाते हैं तो अपने जूनियर को जरूर बताते हैं कैसे पढ़ना है, जो भी हमसे पूछते हैं। तो आपको ये चीज जरूर बताना है, उसके साथ साथ आपका भी क्लियर होगा। अब देखिए दूसरी बात, अब आते हैं ऋग्वेद की रचना कब हुई थी। ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले हुई थी। 3500 साल का मतलब समझिए, अभी हम लोग कौन ईस्वी में, 2000 ईस्वी में चल रहे हैं। तो इसका मतलब कि ऋग्वेद अब जहाँ 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व था, तो 20 और 15, इसीलिए बोलेंगे कि 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी। ठीक है, अब दिक्कत नहीं होगा साल और ईस्वी ईसा पूर्व में, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि 4000 ईसा पूर्व में, 4000 साल पहले हुआ, इसका मतलब वो 2000 ईसा पूर्व में हुआ था, 2000 इधर 2000 उधर। ठीक है, एक बार पूछा था बीपीएससी में कि लोहा का खोज भारतीय उपमहाद्वीप में कब हुआ था, तो आगे हम दिखाएंगे। 1000, इसमें दिया हुआ है 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखते हैं, ये समझ गए सूक्त का मतलब क्या होता है। देखिए, ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। देखिएगा कि जब आलूशन खोलिएगा तो 1024 सूक्त है ना, उसी को प्रार्थनाएं बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे, वहां पे ये चीज नहीं था, वहां सीधा दिया है 1024 सूक्त, लेकिन आपको पता चला कि ये प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। ठीक, अगर सूक्त ना दे आपको एग्जाम में, दे दे कि ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं हैं, तो भाई दिमाग का ना गोटी छिड़िया जाएगा। समझ रहे हैं ना, इसीलिए बोल रहे हैं ना कि आप, सॉरी इसके लिए, थोड़ा हम ठेठ लगे मैंने बोले, क्योंकि आप लोग पढ़ो इसीलिए बता रहे हैं, इसका जरूरी है। प्रार्थनाएं कितना है, 1024, उसी को सूक्त कहते हैं। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह बोला गया, याद रखिए। यही सब क्वेश्चन अब आते हैं, ये खास करके ये सब छोटे छोटे प्रश्न जो है, ये जो है आयोग के बहुत प्यारे क्वेश्चन है ये। सूक्त का मतलब क्या होता है, अच्छी तरह बोला गया। एकदम शॉर्ट नोट्स बना के लिखना है, लिखना है ऊपर में कैसे, ऋग्वेद, ठीक सिखा दे रहे हैं। ऋग्वेद लिखिएगा यहाँ पे, ऋग्वेद सबसे पहले वेद 4, जो चीज जानते हैं लुसेंट में उसको नहीं लिखना है, ठीक। जो चीज नहीं जानते हैं, जो लिस्ट में नहीं है, उसको लिखना है। अब देखिए, ऋग्वेद की रचना 4000 साल पहले, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000, फिर उत्तर वैदिक काल हुआ था 1000 के बाद से। तो उसके बाद क्या लिखना है, ऋग्वेद में ही ऐसे ऐसे लाइन देना है। यहाँ फिर क्या लिखना है, ऋग प्रार्थना, ऐसे ऐसे डैश देके प्रार्थना को ही क्या करना है, सूक्त करना है, ठीक है। प्रार्थना को ही सूक्त करना है। सूक्त करने के बाद फिर यहाँ पे लिखना है 1024। क्लियर हो गया, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। यही एनसीईआरटी वाले आपसे कैसे आगे निकलते हैं मेट में, आज ये पता चलेगा कि इस तरह क्वेश्चन वो मारेंगे और इस तरह क्वेश्चन आएंगे, दोनों वो मारेंगे। लेकिन आप सिर्फ ये मार पाइएगा, वो ये मार के निकल जाएंगे। क्लियर। उसके बाद देखिए, सूक्त का मतलब अच्छी, फिर यही लिखेंगे यहाँ सूक्त में। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह, ये नहीं लिखना सूक्त का मतलब है, नहीं, सिर्फ लिखना सूक्त, अर्थ अच्छी तरह बोला गया। जैसे याद है ना, एक बार एनटीपीसी और बिहार एसआई, बिहार पुलिस में पूछा गया था, उपनिषद का मतलब क्या होता है। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। इसी तरह सूक्त का मतलब पूछ जाएगा आपसे अब, ठीक है। आगे देखते हैं, देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए 3 देवता महत्वपूर्ण है। कितने देवता है, 3 देवता। कौन कौन है, अग्नि इंद्र सोम, थोड़ा सा बना के लिख लेना शॉर्ट नोट्स। 3 देवता, अग्नि इंद्र सोम, तीनों के लिए मंत्रों के उच्चारण कितना किसमें क्या है वो दिया गया है वहां पे लुसेंट में, आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं आग के देवता अग्नि, इंद्र युद्ध के देवता है, ठीक है। आप ऐसे लिख लेगा, याद है तो ठीक है, नहीं या तो युद्ध के देवता ऐसे लिखेगा, युद्ध इंद्र। बस आपको समझना है, किसी को समझाना नहीं है। आज मैं, मेरा वीडियो अब जो आप चलने वाला है ना, आपको क्वेश्चन के साथ साथ आपको नोट्स के साथ भी चलेगा, ठीक है। इंद्र, ठीक है,
इन युद्ध के देवता इंद्र और पौधा के देवता सोम। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था ये क्वेश्चन, पौधा के देवता कौन थे, तो सोम था। ठीक है, याद रखिए। अब देखिए, जिससे खास पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं और रचना ऋषियों ने की थी। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने किया था, ऋषि ने की थी, ये आप जानते हैं। आचार्य विद्यार्थियों को इन अक्षर शब्दों वाक्यों शाश्वर पाठ कंठस्थ करवाते थे। अब देखिए, आचार्य क्या कराते थे ना, से जो बांट लेते थे शब्द और वाक्यों को, शाश्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अब देखिए, अधिकांश सूक्त जो के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इस तरह आएंगे, आप लोग समझते जाइए, हम डीपली बता रहे हैं। ठीक है, ऋग्वेद की भाषा देखिए, ये क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिए। ऋग्वेद की भाषा लिखना है कॉपी में, और क्या लिखना है, प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। अब एक चीज आप बताओ, क्या लगता है किसी दिन ये नहीं पूछ सकता है ऋग्वेद की कैसी भाषा है? अभी तक तो सिर्फ जान रहे हैं संस्कृत, हम लोग ये इतने रटे हैं लुसेंट में संस्कृत। अगर प्राक संस्कृत दे दिया तो पहले तो यही दिमाग खराब करेगा, और दूसरा में ये नहीं दिया ना तो वैदिक संस्कृत दे दी गया। ठीक है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद की भाषा। एक और नोट्स लिखना है, उससे यह भाषा थोड़ी सी। अब देखिए, संस्कृत भाषा कहाँ से लिया गया? संस्कृत भाषा भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। आपको याद रखना, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट्स बना लीजिएगा, हम बता रहे बहुत काम आएगा आपको। ठीक है, उसके बाद ये कुछ नहीं है, बस इस लाइन को लिख लेना है। ठीक, आगे फिर हम लोग बढ़ेंगे। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा की भाषाएं हैं। ठीक है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं। इसको फिर छोटा से लिखिएगा, द्रविड़ भाषा का परिवार कौन कौन लिखिएगा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ये देखिए, ये नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, ये दक्षिण भारत वाला, यहाँ पे द्रविड़ भाषाएं बोली जाती थी। ठीक है, याद रखिएगा। हम आगे मंदिर निर्माण शैली में बताएंगे कि नागर शैली। आप देखिएगा, जब उत्तर प्रदेश वाला शैली है, यहाँ पे नागर शैली है, और ये इधर बेसर शैली है, और यहाँ पे द्रविड़ शैली है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता, ना कि पढ़ा जाता था। ये एक फैक्ट है। ठीक है, इसे छोटे छोटे फैक्ट को लिखना है, जो लगे, हाँ जो नहीं लिखना है वो मैं बता दूंगा क्या नहीं लिखना है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जब 2213 1275 का मेंस दीजिएगा ना, सॉरी उसका पेपर देखिएगा ना, मैं दिया था, उसमें एक लिखा था कि, क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है उसका, मौर्य वंश का छठा राजा था ना शालिशुक, उसके बारे में पूछ लिया था। सोचिए, छठा वंश का राजा, उसमें पूछा था किसे बोला था, गुप्त पुषाण या किसे संबंधित था, उसमें कौन भारत में मौर्य वंश संबंधित था, ऐसे पूछा था। मैंने नहीं पढ़ा था कहाँ, क्योंकि मैंने इसका आंसर कैसे बनाया बता रहा हूँ, क्योंकि जब एनसीईआरटी पढ़े हुए थे तो हम खुद ब खुद ये 3-4 को छांट लिए, पर नहीं यार ये तो पढ़े, ये नहीं होगा, इसलिए मैंने उस शालिशुक का आंसर दिया था। ठीक है, तो ये चीज समझना है। अब देखिए, विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजी दो नदी, समझिएगा, विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजी दो नदी ब्यास और सतलज के बीच यह एक संवाद, एक ऐसा सूक्त का अंश है। अब देखिए, ये दो नदी के बारे में हम ऐसे टिक किए हुए हैं, यानी कि ये जो ऋग्वेद में ना, इस दो नदी का महत्वपूर्ण से उल्लेख किया गया है, और उसमें क्या किया गया, सूक्त का एक अंश में किया गया है। याद रखिए, विश्वामित्र नामक ऋषि, दो ऐसे देंगे ऑप्शन में, विश्वामित्र नामक ऋषि देवी देव के पूजी दो नदी का उल्लेख कौन कौन सा है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे ऋग्वेद की पांडुलिपि एक जो है ना, एक पन्ना। अब देखिए, पांडुलिपि के बारे में समझिए पहले। यह भुर्ज वृक्ष की छाल पर, एक भुर्ज वृक्ष होता था, उसकी छाल पर पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई। ठीक है, कहाँ पाई गई, पहला क्वेश्चन तो आएगा, पांडुलिपि कहाँ पाई गई, तो कश्मीर में पाई गई, भुर्ज वृक्ष की छाल पर। 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका प्रयोग किया गया। क्या आप इस लाइन को समझे, समझा देते हैं। पहला बात, पांडुलिपि, पांडुलिपि क्या था, इसे भुर्ज वृक्ष की छाल पे लिखा जाता था। ठीक, तो पांडुलिपि पाया कहाँ गया, कश्मीर में पाया गया। अब कब पाया गया, 150 वर्ष पहले गए। ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए किसका प्रयोग किया गया, तो पांडुलिपि का। यहाँ से जितने नोट्स हैं एक अच्छी से शॉर्ट में बना लीजिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा स्टेटमेंट पे आते हैं। अब देखिए, पहले तो युद्ध में जो युद्ध होता था ऋग्वेद में, हमेशा चारगाह के लिए होता था। ठीक है, मोटा मोटी समझाएं, एकदम दिमाग में घुसाइए। सबसे पहले मवेशी और चारगाह के लिए होता था, क्योंकि उस समय कोई राजपाट नहीं था उतना। ठीक, युद्ध में जो धन जीतता था एक दूसरे से वो सरदार रखता था, कुछ पुरोहित को देता था। ठीक है, सामान्य जन को नहीं। अगला बात, इसमें कोई स्थायी सेना नहीं, समझिए, स्टेटमेंट में देंगे तो आपको निकालना है दिमाग से, कोई स्थायी सेना नहीं थी।
ठीक है, चाहे तो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। सभाओं में मिलते जुलते थे, युद्ध व शांति के विषय में सलाह मिश्रा होते थे। ठीक है, इसको नहीं लिखना है, ये लिखना है स्थायी सेना नहीं थी उस समय। लोग अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा होते। देखिए उस समय राजा कैसे चुनते थे? क्या राजा का पुत्र राजा होता था? नहीं। उस समय ऋग्वेद में कैसी थी, जो मजबूत होता था ना मतलब वही बनता, यानी कि वंशानुगत नहीं था। ठीक है, अब देखिए लोगों को जो बांटा गया था ना, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान, संस्कृति, परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में जो ना उस समय जात कर्म का हमेशा कर्म के आधार पर बांटा जाता था, न कि जन्म के आधार पर। ये जन्म के आधार पर उत्तर वैदिक काल में बांटने जाने लगा, जब पंडित जी सब आ गए तब। लेकिन पहले याद रखिए, हमेशा जो कार्य करता था उसी को उस जात की संख्या में दे दिया जाता था। तो ऋग्वेद में लोगों की विशेषता कुछ शब्दों में देखिए कि ये भाषा, परिवार, समुदाय, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर जो कार्य थे उसी के आधार पर बांटा जाता था। ठीक है, एक बेहतरीन फैक्ट बता रहे हैं, जनता या समुदाय के लिए उसमें दो शब्द इस्तेमाल करता था। कौन कौन? अब अगर एग्जाम में देगा तो एक पहला जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। ठीक है, करते हैं ना जन। अब क्या होता है ना, विश। दूसरा क्या था? विश, जिसे वैश्य शब्द से निकाला गया। तो जनता के लिए दो शब्द है, जन और विश। लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सभी ऋग्वेद के चल रहा है। ठीक है, ऋग्वेद में ही सारा अच्छा सा नोट्स बनाना है। अब यहाँ पे देखिए, जो आर्य होते थे वो अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। ठीक है, दास दस्यु क्या है? अपने विरोधी को कहते। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग शब्द, दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। लेकिन दस्यु उस समय क्या होते थे? गुलाम नहीं होते थे। वो क्या होते थे? वो अपने उसका विरोधी होते थे, जो यज्ञ वगैरह नहीं करते थे। ठीक है, क्या आपको महापरसानी संस्कृति के बारे में पता है? याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आते आज बताते हैं महापरसानी संस्कृति क्या होता है। ठीक है, देखिए खामोश प्रहरी महापसानी कहानी है। देखिए महापसान, महा बड़ा पसान पत्थर के नाम से होता था। ये क्या करते थे? जहां पे कब्र होते थे ना, वहां पे दफन करने के बाद लोग बड़े बड़े चारों तरफ पत्थर की कब्रें बनाते थे। और ये 3000 साल पहले शुरू हुई थी। 3000 साल पहले का मतलब हम बता चुके हैं। अभी 2000 चल रहा है, तो 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, यानी उत्तर वैदिक काल आसपास में। दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थे। इसको अच्छे से समझ लीजिए, नहीं बनाइएगा नोट चलेगा। दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत, जो कसम वाला इलाका है, और कश्मीर में प्रचलित थी कौन सी? महापसानी संस्कृति, जो कब्र के चारों तरफ पत्थर गाड़ दिया जाता था। अब से महापसानी संस्कृति नहीं भूलिएगा। आइए अब हम लोग फिगर से देखते हैं। ये देखिए, ये कब्र है, चारों तरफ पत्थर गाड़ा गया है ना, याद रखिए यही है। इस तरह महापाषाण ताबूत सावधान शिष्ट कहा जाता था। दिखाए गए, याद रखिए, शिष्ट भी दे देगा आंसर में, सावधान भी देगा, तो याद रखिएगा। अक्सर जब दफनाया जाता था, महापाषाणी संस्कृति की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ऋग्वेद से आगे निकल चुके हैं। अब देखिएगा, मृतकों को जो दफनाया जाता था, एक खास किस्म का मिट्टी का बर्तन होता था, काले लाल मिट्टी के बर्तन। ठीक है, ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक है, उसमें क्या करते थे? ये हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान, पत्थर और सोने की गहने, ये सब डाल देते थे। ठीक है, क्या हड़प्पा के समय लोहे का प्रयोग होता था? देखते हैं आगे होता था कि नहीं। महापाषाण कब्रों में मिले लोहे के सामान, इसका मतलब है कि उस समय लोहे के सामान मिले हैं। ठीक है, ये पूरी तरह से एग्जाम में आया। तो पहले के समय में क्या लोहा नहीं मिला, याद रखिए लोहा के सामान मिले तभी तो कब्रों में मिले लोहे के सामान। ये देख लीजिए, ये क्या है? ये इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता है। आप तैयार रहिएगा ऐसे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, हल्का हल्की पढ़ के जाइएगा तो मार के गलत आइएगा। अब देखिए यहाँ पे, एक व्यक्ति की कब्र, देखिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आप देखिएगा, घटना चक्र में भी दिया हुआ है, एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। तो पूछे किस संस्कृति में? तो महापाषाण की संस्कृति में। इसी में कब्र में एक साथ में ये सब दफनाए जाने की परंपरा थी। ठीक है, अब इनाम गांव में आते हैं हम लोग। इनाम गांव को खोजो, ये भीमा, सबसे पहले ये देखिए, भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे। ठीक है, ये बहुत ही फैक्ट, बड़ी फैक्ट होती है। आप देखेंगे इस बार एक्साइज मद निषेध सिपाही के एग्जाम दिए होंगे ना, तो वहां पे एक आमरी नामक सॉरी आमरी नामक एक हड़प्पा स्थल है, उसके बारे में पूछ लिया था। तो अब बिहार कांस्टेबल का छोड़िए, अब बिहार एसआई का हम बात कर रहे हैं। अब जब कांस्टेबल में जाने लगा तो एसआई में, तो बीपीएससी का तो बात ही अलग है। इसलिए एक बार इसको पढ़ लीजिए भाई, पढ़ लीजिए, भूलिएगा नहीं। इनाम गांव को खोजो, यह भीमा की सहायक नदी घोड़ नदी किनारे। ठीक, क्लियर, एक पॉइंट ये लिख लेना है। ठीक, इनाम गांव ऐसे लिखिएगा, इनाम गांव महापाषाण संस्कृति थी, घोड़ नदी के किनारे, भीमा की सहायक नदी। ठीक है, अब देखिए 3627 साल पहले लोग रहते थे। 3600 से 2700 साल पहले का मतलब ये नहीं 3600 ईसा पूर्व, यानी अभी 2000 है तो 1600 साल से लेके 7 साल घटा देंगे, यानी 9 साल, 1600 से 9 साल पहले लोग रहते। ठीक है,
गड्ढे सीधा लिटा दफनाया जाता था। अब देखिए यहाँ पे इनाम गांव में क्या होता था ना, गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। और सिर उत्तर की ओर पूछेगा किस संस्कृति में सिर उत्तर की ओर होता था, लुसेंट में भी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन लुसेंट में हम लोग पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। उत्तर की ओर होता था, कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था, याद रखिए। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये पूछेगा इनाम गांव की विशेषता की थी। पहला तो घोड़ नदी किनारे विमुख सहायक नदी, दूसरा गड्ढे में सीधा उत्तर की ओर होता था सर, दूसरा कि घर के अंदर दफनाया जाता था। ऐसा कभी होता है, लेकिन देखिए उस समय होता था। 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैर वाले मिट्टी के बड़े संदूक दफनाया जाता था। क्लियर, ये उतना जरूरी नहीं, ये पॉइंट जरूरी है। अब ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये देखिए आपको एग्जाम में अगर इस तरह आए उठा के डाल दिए, डायरेक्ट उठा के दे दिए, क्या करिएगा। अब देखिए हम बता दिए हैं सूक्त का मतलब क्या होता है, अच्छी तरह बोला गया। सूक्त का मतलब बताएंगे ना शुरू में। रथ का मतलब क्या है, ये दास का मतलब क्या है, गुलाम नहीं है, हम क्या बताए थे क्या होता है, युद्धों में। उसके बाद महापाषाण का मतलब क्या है, सजाए गए पत्थर, ठीक है। दास का मतलब यज्ञ का मतलब है अनुष्ठान, ठीक है। रथ का मतलब होता है क्या है, युद्ध में प्रयोग किया गया, इसको मिला लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो छोटा सा बक्सा है ना, इसको आप लोग इसको लिख लीजिएगा अपने ही बुक में या किताब में या कॉपी में बक्सा बना लेना है। वेदों की रचना कब हुआ था, 3500 साल पहले, यानी हम क्या बोले थे, ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000, ऋग्वेद उसके उत्तर वेदिक काल। महापाषाणों का निर्माण 3000 साल पहले, इनाम गांव 3627, चरक 2000 साल पहले, ठीक है। अब देखते हैं जनपद के बारे में। अब देखिए महायज्ञ को करने वाले राजा, अब राजा उस समय क्या चलता था, जन चलता था, जनविष चलता था ऋग्वेद, लेकिन जनपद में अब राजा बनने लगे, बड़े बड़े जनपद बने, जनपद जन से जनपद बनने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन में बसने की जगह। अब देखिए जनपदों कई बस्तियां होती थी, दिल्ली के पुराना किला, उत्तर प्रदेश मेरठ क्या। देखिए एक बार ना आप, एक बार क्या 2213 का मेंस का क्वेश्चन खोलिए ना, आपके पास अभी होगा ना। आप देखिए पूछा था हस्तिनापुर का खुदाई कब हुआ था, आप देखिए लुसेंट में कहीं खोज के दिखा दीजिए, पता नहीं बाद में आया, हमको नहीं लगता अभी भी होगा, ठीक है। तो उस समय नहीं था जब दिए थे हमें एग्जाम, नहीं था। 1951 52 हम आगे दिखाएंगे, उसका 11 12 के बुक में वहां मिलेगा, ठीक है। एटा के पास अंतरजी खेड़ा प्रमुख है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये आपको हम दिखा देते हैं, ये तो ज्योग्राफी का पार्ट है वैसे, लेकिन फिर भी हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे नर्मदा, देखिए अगर आपको सजाने देगा तो नर्मदा, महानदी, ताप्ती। तो महानदी पूरब की ओर गई बंगाल खाड़ी में, नर्मदा ताप्ती दोनों यहाँ पे आके मिला, यहीं पे लोथल था, ठीक है। तो उसके बाद देखिए गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती, गोदावरी, गोदावरी भी इधर आई, कृष्णा यहाँ आया, तुंगभद्रा, दोनों का मेल यहाँ हुआ। इसी कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में ही विजयनगर साम्राज्य था, ठीक है। फिर पेन्नार इधर ही गई गिरा, और कावेरी इधर ही गया, ठीक है। आगे फिर बताएंगे वेगेंद्र, इसको आप सीक्वेंस वाइज बना लीजिए। ये बीपीएससी वाले भी ध्यान दें, बिहार एसआई वाले भी ध्यान दें। हो सकता है बिहार पुलिस में ना पूछे, वहां से इसी बिहार पुलिस में क्या पूछ सकता है कि कावेरी गोदावरी नदी किस और किस बंगाल खाड़ी में गिरी कि अरब सागर में, तो मदरा और कृष्णा के बारे में पूछ लेगा। लेकिन बीपीएससी वाला सजाने के लिए अभी सजा ले, नर्मदा, महानदी, ताप्ती, ऐसे बना दीजिए, ऐसे ऐसे बना के ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। ऐसे बनाना है, नर्मदा है ना, इधर महानदी कर दीजिएगा, फिर इधर ताप्ती कर दीजिएगा, फिर इधर गोदावरी कर दीजिएगा, फिर कृष्णा इधर कर दीजिएगा, और तुंगभद्रा इसे ले लीजिएगा, फिर कावेरी ले लीजिएगा। क्लियर, देखिए आपको याद हो गया ना, या अभी तुरंत हो जाएगा, लेकिन आप रट के मर जाएगा, याद नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग मगध के बारे में पढ़ेंगे। मगध बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है बिहार के लिए कि बिहार में ये महाजनपद थी और सबसे ताकतवर और सबसे महत्वपूर्ण ये था। तो बीपीएससी 67 में पूछा गया था गंगा के दक्षिण में कौन सा फूल फलता व फूलता हुआ सबसे महाजनपद था, तो मगध उसका आंसर था, ठीक है। तो आप देखते हैं ये गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से बहती थी, पॉइंट नंबर 1। अब मगध देख के आप वहां पे शॉर्ट नोट से बना सकते हैं। फिर पॉइंट नंबर 2, पॉइंट देके बनाइएगा, पूरा नहीं लिखिएगा, एकदम कहानी सजा के। यातायात, जल वितरण, जमीन उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण था ये दोनों नदियां, ठीक है। एक आपको बीपीएससी जो आंसर राइटिंग जो करते हैं ना, उनके लिए तो बहुत काम का ये चीज है। हाथी वगैरह था वहां पे, ठीक है, हाथी का पकड़ था, इसीलिए वो मजबूत क्यों था, इसीलिए वहां जंगल हाथी सब मिलता था। अयस्क खदाने थे, मजबूत औजार थे, हथियार बनाने के लिए सभी थे, ठीक है। आगे देखते हैं बिंबिसार तथा अजात शत्रु। एक बार मैं एक मजे की बात बताऊं, जब हम ये 1275 वाला प्री दे रहे थे, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि मौर्य वंश का जो है ना, ये सॉरी हरेक वंश का संस्थापक कौन था। उसमें ऑप्शन दिया था बिंबिसार, बिंदुसार, और ये हम बिलीव नहीं करिएगा, हम बिंदुसार मार के आए थे आंसर, जबकि हम खूब बढ़िया से पढ़ के गए थे। कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है, अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। तो ये महापद्मावत एक महत्वपूर्ण शासक थे, उन्होंने अपने नियंत्रण से क्षेत्र महाद्वीप उत्तर पश्चिम भारत फैला लिया था, ठीक है। ये सब समझना है, लिखना नहीं है सर।
2300 साल पहले की बात है। एक मैसेडोनिया के राजा सिकंदर, ठीक है, विश्व विजय करना चाहता था, ठीक है, विश्व विजय करने के लिए आया। वह उत्तर पश्चिम एशिया, उत्तर पश्चिम का मतलब क्या, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया उत्तर पश्चिम यही है ना। ये पाकिस्तान जो है हमारा, मेहरगढ़ वगैरह उस समय जम्मू कश्मीर था, तो उत्तर पश्चिम वाला एरिया जो था, कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप ब्यास नदी के किनारे तक पहुंचा। यहीं पे ब्यास नदी है, तो क्या पूछता है कि किस नदी के किनारे पहुंचा था और पहुंच उसको पार करने से मना कर दिया था। याद रखिए, ब्यास नदी के किनारे पहुंचा, उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, तो उसने सिपाही ने इनकार कर दिया। इसीलिए याद रखिएगा, ब्यास नदी को पार करने से मना किया था, ना कि झेलम नदी के किनारे, ठीक है। झेलम नदी के किनारे पौरस के साथ युद्ध हुआ था, याद है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक, इतना जान लीजिए। अब हम लोग वज्जी संघ के बारे में जानते हैं। जान लीजिए, विश्व का पहला गणतंत्र जो था ना, वज्जी संघ ही था। वही साले 8 गणों में विभाजित था, ठीक है। उसी में से गौतम बुद्ध थे, महावीर थे, साकी गणों के मुखिया थे, है ना। उसके बाद देखते हैं, नजदीकी वजीराबाद की राजधानी वैशाली बिहार में थी, ठीक है। इसमें कभी कभी याद रखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि कितने महाजनपद बिहार में है, तो एक वज्जी है, एक मगध है, एक अंग है, और कोई है तो आप लोग कमेंट में दें, ठीक है। हम लोग का 3 ही है। अक्सर हम लोग जानते हैं कि अजात शत्रु का एक मंत्री था वत्सकार, जिन्होंने जिन्होंने हम एक चीज, हम आपको एक पॉइंट देके बताएंगे, ऐसे दिया नहीं कि कैसे जो थे, सबसे पहले कौन थे, बिंबिसार थे। सॉरी, हम आपको पेन से समझाते हैं, पेन लेके। देखिए, आपको ये चीज याद नहीं होता है, बिंबिसार आए, ठीक है। बिंबिसार जैसे आए ना, तो इन्होंने 2 कार्य किए, समझा देते। 2 कार्य क्या किए इन्होंने, सबसे पहले अंग को जीता, समझिए इसको, अंग को जीता। अंग के राजा थे ब्रह्मादत्त, जो बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। ब्रह्मादत्त लिख लीजिएगा, अंग के राजा ब्रह्मादत्त, बिंबिसार का पहला कार्य। दूसरा कार्य, इसने ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है। दूसरा कार्य इसने क्या किया, उसने कौशल और काशी दोनों से विवाह किया, दोनों से विवाह संबंध स्थापित किए। ये बिंबिसार का, इससे ज्यादा बिंबिसार के कार्य नहीं पूछेंगे, डेट वेट नहीं पूछा जाता है। ये 2 कार्य जान लीजिए, अंक को हराया और कौशल को काशी जीता, ये ब्रह्मादत्त था, उसको हराया था, ठीक। उसके बाद बिंबिसार के बेटा आया अजात शत्रु। अजात शत्रु ने क्या किया, अपना बाप को तो मार ही दिया, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अजात शत्रु ने क्या किया, सबसे जैसे गद्दी पे बैठा ना भाई, उसने अपना ये कौशल और काशी दोनों में भाई ननिहर था उसका, इन ननिहर में दोनों को हरा दिया, ठीक। कौशल और काशी जान लीजिए, पूछेगा एग्जाम, कौशल काशी किसने हरा दिया। कौशल काशी को हराने के बाद इसने क्या किया, वज्जी संघ को जीतना चाहा। तो वज्जी संघ याद रखिए, उसमें बहुत मजबूत था, 8 संघों में विभाजित था, लोकतंत्र था, ठीक है। तो इसने होशियारी क्या किया है, यही देखिए, इसका जो मंत्रिया था वत्सकार, उसको भेजा कि तुम एक काम करो, जाओ उसको तोड़ फोड़ के उसको कमजोर करो। तो याद रखिए, वज्जी संघ पे किसने आके जीता था, तो इसी ने, अजात शत्रु ने। अजात शत्रु का ये कार्य था। एक और कार्य था, लिख लीजिए, कि इसने गंगा, गंडक, प्लस सोन, गंगा गंडक सोन के संगम पर एक पाटलीग्राम नामक सैनिक छावनी, याद रखिए अगर क्वेश्चन पूछ लेगा, पाटलीग्राम नामक सैनिक छावनी किसने बनाया था, अजात शत्रु ने। फिर अजात शत्रु के बाद आया उसका उदयन। उदयन ने सबसे पहले क्या किया, ये साला ये था ना पाटलिपुत्र का सैनिक छावनी, इसको बदल के एक राजधानी बनाया पाटलिपुत्र को। पूछेगा कि पाटलिपुत्र की राजधानी किसने बनाया था, उदयन ने बनाया। आप लिखते जाइए इसको, ये बहुत जरूरी है, ये भूल जाते हैं हम लोग। जो सिस्टम से एक बार फिर देख लीजिएगा, फिर सुन लीजिएगा वीडियो को। तो इसने क्या किया, फिर इसने ही गंगा गंडक और सोन नदी पर जो बनाया था ये सैनिक छावनी, अजात शत्रु ने, किसके डर से, उस समय एक संघ था अवंती,